डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक स्टडीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट। दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक स्टडी। इसमें जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इकोनॉमी और साथ में इंजीनियरिंग, ये दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए। अब बोलिएगा सर ये टॉपिक है कौन सा? बेसिकली आप ध्यान दें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या सेटअप ऑफ द प्लांट है या फैक्ट्री है। अब किसी भी फैक्ट्री की आप बात कीजिए, किसी भी कंपनी की बात कीजिए, जिस समय इनिशियली उसको इस्टाब्लिश किया गया होगा, इंस्टॉल किया गया होगा तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा होगा, एक बहुत बड़ा जो है। या कई बार आप देखते हैं शेयर मार्केट से पैसा ले करके, पब्लिक से पैसा ले करके, और बहुत सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगेगा भाई? सामने वाला लैंड खरीदेगा, मार्केट सर्वे करेगा, फिर मशीन खरीदेगा, मशीन इक्विपमेंट खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, ये सब तो उसको करना पड़ेगा। फिर वह जो है अल्टीमेटली बहुत सारा प्रोसेस इंजीनियर या कहें तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स को इस्टाब्लिश करके अल्टीमेटली इन सब का पर्पज क्या रहेगा कि प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, अब प्रोडक्ट तैयार किया और इस प्रोडक्ट को कहाँ लाएगा वो? अब मार्केट में वह प्रोडक्ट लाया और बेच ही रहा था। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय के साथ क्या हुआ कि वह प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में बनाने लगी और इससे एडवांस्ड प्रोडक्ट, जैसे पेन की बात करें, एक पेन पहले आता था, दूसरा पेन आने लगा, तीसरा आने लगा, चौथा आने लगा। अब किसी समय एक स्केल आया होगा, जरा सा अनुमान कीजिए, तो उस समय ये जो है इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये पहले ज़माने में नहीं था, सिंपल स्केल होता था लाइन खींचने के लिए। लेकिन अब मेजरमेंट स्केल आ गया तो उसमें मेजर भी कर सकते हैं। जो सिंपल स्केल था वो तो बंद हो गया होगा, उसकी ज़रूरत नहीं रही होगी। जैसे आप बाइक यूज करते हैं तो पहले जो बाइक आती थी आज से 20 साल पहले, और अभी जो बाइक आ रही है, देखते हैं बहुत सारा एर्गोनॉमिकली और टेक्निकली चेंजेज आ चुके हैं हर प्रोडक्ट में, जिससे आप टूथपेस्ट जो है आप देख लीजिए, जो सुबह सुबह आप सबसे पहले यूज करते हैं, या घर, मकान, दुकान, कहीं भी आप देख लीजिए, हर प्रोडक्ट में जो है एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्निकली जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, एर्गोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, लुक वाइज जो है चेंज हो रहा है। तो अब इस कंपनी की जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, समय के साथ इस प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। यदि प्रोडक्ट में वह अपडेट नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप या आपके गार्जियन यूज किए होंगे, एक राजदूत मोटरसाइकिल आता था, लगभग ऑलमोस्ट बंद हो गया मार्केट में। बुलेट मोटरसाइकिल आज जो आप देखते हैं ये बहुत पुरानी कंपनी है, बीच में लगभग बंद हो गई थी, लेकिन फिर अब अपडेट करके मार्केट में आ चुका है और अच्छी खासी अब इसकी बिक्री बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है कि अपडेट करो या आउटडेटेड हो जाओ, क्योंकि मार्केट में लगातार चेंजेज होते रहते हैं। लोग नए नए स्वाद चखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। लेकिन ये अपडेट तभी संभव है जब मशीन को हम बदलें, क्योंकि जिस मशीन से ये प्रोडक्ट बनता था, अब सामने वाला एक नया मशीन ला दिया, नए तरह का जो है प्रोसेस इजाद कर दिया, अपने इंजीनियर को, अपने वर्कर को एक नई स्किल दे दिया। तो ये जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वह समय के साथ बदल जाती हैं। अब आप यदि प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि मार्केट की जो टेस्ट है या कस्टमर की जो टेस्ट है, कस्टमर की जो एग्रीमेंट है, कस्टमर की जो इंटेंशन है, उसको आप पकड़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को अपडेट करें या अपग्रेड करें। अदरवाइज मार्केट से आउटडेटेड हो जाएंगे।
तो इतना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, समय के साथ रिप्लेसमेंट भी करना जरूरी है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन जरूरी है। अब क्या क्या चीज जरूरी है देखिए, या तो मॉडिफिकेशन कर लीजिए, पहला ऑप्शन है कि या तो मॉडिफिकेशन कर लीजिए या समय के साथ इसको रिप्लेस कर दीजिए। और मान लीजिए कि प्रोडक्ट में अपडेट नहीं आ रहा है तो भी समय के साथ मशीन तो खराब होगा, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद मशीन खराब होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर के हम लोग इकोनॉमिक स्टडीज करते हैं कि मशीन कब चेंज करना चाहिए, ड्यू टू अपडेट चेंज करना चाहिए कि समय के साथ खराब हो गया है, इसके अंदर जो एक्यूरेसी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, एरर आ रहा है, जी लुक आना चाहिए, जो सरफेस फिनिश आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मशीन है, कोई मशीन है, आज आपने खरीदा कितने में, 20 करोड़ में, और इससे अब आपको ये भी निकालना होगा कि क्या हमने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। अब इससे 20 करोड़ का आपने मशीन खरीदा, प्रॉफिट कमाया आपने 5 करोड़, और तुरंत मार्केट में कोई नया अपडेट आ गया और उस समय जब आप फिर डिमांड करते हैं कि नई मशीन चाहिए 20 करोड़ का, तो इससे तो कंपनी ही डूब जाएगी, 15 करोड़ का लॉस कौन उठाएगा। इसीलिए बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो हम इन्वेस्टमेंट किए उसको रिप्लेसमेंट करने के पहले पहले जो है हमें रिटर्न मिल गया या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो है मार्केट चेंज हुआ और हम भी अपने इक्विपमेंट्स को चेंज कर लिए बैंक से लोन लेकर के, और जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया कि 20 करोड़ का आपने मशीन लिया और समय के साथ अपडेट हो गया और 20 करोड़ से रिटर्न आपको मिला ही नहीं, तो हर साल के आप 15 करोड़ का लॉस उठाएंगे। तो ये तो कहानी हो जाएगी जितनी कि बाबू नहीं उतने का खिलौना। जैसे कोई आपका बच्चा जिद कर रहा है कि भाई ये खिलौना हमें खरीद दीजिए, अब कीमत है बाबू की 10 रुपये और खिलौना 50 रुपये का थोड़े खरीद देंगे। तो अपनी औकात भी तो देख करके काम करना है, कंपनी की औकात भी तो होनी चाहिए लोन पे करने की, तभी तो सामने वाला उसको लोन देगा। तो बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं कारणों में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज देखेंगे, रीजंस फॉर जो है रिप्लेसमेंट। हम किसी रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और मशीन, किसी भी मशीन को या इक्विपमेंट को किन कारणों से हम जो है रिप्लेसमेंट करते हैं या क्यों जरूरी है रिप्लेसमेंट करना, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है, समय के साथ कोई भी चीज खराब होता है और समय के साथ उसके अंदर डिटोरिएशन जरूर होगा। समय के साथ डिटोरिएशन, जैसे आप आज नया बाइक खरीदेंगे तो कब तक चलाएंगे, 10 साल 15 साल 50 साल तक थोड़ी चलते रहेगा। उसको एंटीक कलेक्शन में जो है संग्रहालय में थोड़ी रखना है, चलाना है। तो यदि चलाना है तो समय के साथ वो खराब होगा। अरे मनुष्य का जीवन बचपन से कब कौमारा अवस्था आती है, कब जवानी आती है और कब बुढ़ापा आता है और कब व्यक्ति चुपके से निकल लेता है, पता भी नहीं चलता है। तो समय के साथ जो है with the time, with the passes of time, everything gets change, यही नेचर का नियम है। और इसके साथ डिटोरिएशन कहने का मतलब ये नहीं कि मशीन पूरी तरह से खराब हो जाएगा, पहले थोड़ा सा डिटोरिएट होता है तो क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। पहला काम ये होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपका बार बार आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो मशीन है जो आपकी प्रोडक्ट बना रहा था तो प्रोडक्शन की क्वालिटी घट जाती है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी घट जाती है। और दूसरा क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन भी, जो मशीन पहले दिन भर में 50 प्रोडक्ट बनाती थी या 1000 पेन बनाती थी, 10 साल के बाद जो है वो रिपेयर मांगेगी, मेंटेनेंस मांगेगी, आप नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, आपका घट जाएगा। फिर उसके ऊपर जो है लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट भी
बढ़ जाता है और उसमें ब्रेक डाउन भी जो है आने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेक डाउन भी बढ़ने लगता है। ब्रेक डाउन बढ़ने से क्या होगा कि जिस समय प्रोडक्शन जो है आपका घट जाएगा, क्योंकि उस समय तो मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये सब डिटोरिएशन का जो है पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है ऑब्सोलेंस। मार्केट से वह मशीन जो है ऑब्सोलिट हो जाता है। ऑब्सोलेंस में सबसे बड़ा आप देखे होंगे, बाइक चलाते हैं, कोई पुरानी बाइक या कार जो लोग चलाते हैं, आप देखेंगे उसका कोई पार्ट्स आप लेने जाएंगे तो मार्केट में उसका पार्ट्स मिलता ही नहीं है। क्यों? कि भाई ये पुराने ज़माने में आता था, अब ये तो मॉडल बंद हो गया, ये मॉडल अब रहा नहीं, तो वो प्रोडक्ट का या जो कंपोनेंट है या जो ख़राब पार्ट्स है वो मिलेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत जाती है। तो ये क्यों होता है? तो चूंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, हमेशा मार्केट में अपडेट आ रहा है और जो आपकी एग्जिस्टिंग मशीन है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। आजकल टेक्नोलॉजी, बेटर इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेटर इक्विपमेंट आ रहे हैं। पहले जो मशीन आते थे या इवन बाइक की बात कर लें, गाड़ी की बात कर लें, मोटरसाइकिल की बात कर लें, तो पहले मैकेनिकल उसमें ज़्यादा था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ गया, अब आज के डेट में उसमें सॉफ्टवेयर को घुसा दिया गया है। तो वो सब जो है पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, अब आज के समय में अनवांटेड टेक्नोलॉजी कहलाती है या अनवांटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको यूज करना जो है एक तरह से आप अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, यू रिड्यूस दी प्रॉफिट। तीसरा चीज हो जाता है कि मार्केट में आपको compete करना है तो कंपटीशन भी जो है आपका आप नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन भी आपका लो हो जाता है और जो है धीरे धीरे मशीन के साथ एक्सीडेंटल जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो है आपका दूसरा कारण था। तीसरा जो है इनएडेक्वेसी, मशीन में जो है आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, मार्केट में डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं और मशीन की उतनी जो है कैपेसिटी ही नहीं है। तो टू मीट द डिमांड यू नीड फॉर द रिप्लेसमेंट, अब हम मशीन को रिप्लेस कर दें। दीज आर दी काउजेज। उसी तरह से वर्किंग कंडीशन, अब देखो पहले होता था कि आदमी 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम कर लेता था, लेकिन अब कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कंफर्ट। तो वर्किंग कंडीशन कैसा, आजकल आदमी चाहता है कि पूरी तरह से नॉइज फ्री हो, नॉइज नहीं हो। तो अब हार्मेटिकली सील्ड मशीन्स आने लगी हैं, तो वो मशीनरी जो है, फिर बहुत सारे अनवांटेड वाइब्रेशंस होते थे, अब आज के मशीन में नहीं आते हैं। अनप्लीजेंट जो है फ्यूम्स आते थे पहले के मशीनों में, अब जो है ज़रूरी हो गया है कि उसको हम जो है नए मशीन चेंज करें, नहीं तो फ्यूम्स से क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारे जो ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं उनके भी कंडीशन से कि आपके मशीन से, जैसे आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे 15 साल से पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि 15 साल से जो भी गाड़ी पुरानी हो जाती है उसके अंदर से फ्यूम्स या केमिकल्स आने लगते हैं, क्योंकि जो आप पेट्रोल या डीजल यूज करते हो ना, वो कंप्लीट बर्न नहीं होता है। ठीक उसी तरह से सीएनजी भी है, तो सीएनजी की लाइफ तो और कम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल और डीजल के जगह पर यूज करते हैं, तो इसके जो इंजन्स होते हैं उसकी लाइफ और कम है, इसलिए उसको और ज़्यादा रिप्लेसमेंट जो है करना पड़ता है। और लास्ट एक कंडीशन है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे दो चीज़ लीजिएगा कि यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है वह इकोनॉमिकली फिट नहीं है, मतलब जो इससे प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक नहीं है। मतलब कोई प्रोडक्शन आप 50 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसको प्रोडक्शन करने में ही 25 रुपये लग जा रहा है, तो फिर तो प्रॉफिट कहाँ है। तो जितना मिनिमम खर्च में आप जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे उतना मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है
उससे आप खूब प्रॉफिट कमा चुके हैं, आप प्रॉफिट पहले ही बहुत अर्न कर चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि उसको रिप्लेस करके फिर नया ले लें, बजाय कि अपने प्रॉफिट को जो है कम करें हम लोग। मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमें बचना चाहिए और समय के साथ जो है इक्विपमेंट चेंज कर लेना चाहिए। तो ये मेन रीजन था रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट का, कि पहला था डिटोरिएशन, समय के साथ हर चीज़ डिटोरिएट होता है, समय के साथ प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्सोलीट होना निश्चित है, क्योंकि मार्केट में बेटर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, नई नई टेक्निक्स आ जाते हैं, फिर प्रॉफिट कम होने लगता है। और मार्केट में आपको कंपटीशन में यदि उतरना है, और कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। इन एडिक्वेसी, डिमांड को जो है वो एडिक्वेट नहीं कर पा रहा है, डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, आपकी सेल्स बढ़ने लगी, तो ज़रूरी हो जाता है कि हाई परफॉर्मेंस मशीन हम खरीदें। फिर वर्किंग कंडीशन, समय के साथ जैसे ही मशीन डिटोरिएट होता है तो उससे एक अलग टाइप का नॉइज आने लगता है, वाइब्रेशन, फ्यूम्स, स्मोक, केमिकल्स जो है, फ्यूल अनबर्न्ड रह जाता है। तो बहुत सारे रीजन हैं, इसलिए नई मशीन खरीदना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये सारे कंडीशंस होंगे तो वर्कर को काम करने में मज़ा नहीं आएगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है, फिर प्रोडक्ट क्वालिटी तो है ही, और लास्ट कंडीशन था इकोनॉमी। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट में ही टेक्निकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो नेसेसरी हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट के लिए। तो अब बात करेंगे फैक्टर्स फॉर जो है फैक्टर्स फॉर रिप्लेसमेंट। यहाँ जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जो नेसेसरी फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर हजारों हो सकते हैं, लेकिन उतना जो है संभव है नहीं कि सारे फैक्टर को हम जो है डिस्कस कर पाएँ। तो इसमें 3 फैक्टर हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे पहला फैक्टर रहेगा टेक्निकल, दूसरा फैक्टर्स में जो है पहला रहेगा टेक्निकल हमारा, दूसरा जो है आपका रहता है फाइनेंशियल, और तीसरा फैक्टर जो है हमारा रहेगा टेंजिबल फैक्टर। तीनों को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखें हम लोग टेक्निकल फैक्टर। नेसेसरी टेक्निकल फैक्टर्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। आप घर में एक और अच्छा एग्जांपल हमको याद आया, आप घर में पहले याद होगा आपको कि लाइट जो जलाते थे वो बॉल वाला जलाते थे, ये वाली येलो लाइट कलर की बल्ब आती थी। अब ये येलो लाइट की बल्ब आती थी RS10 में, ठीक है। अब आपके यहाँ ट्यूब आ गया या LED लाइट आ गया। LED लाइट आती है 200 रुपये का, फिर भी आप खरीदते हैं कि नहीं, क्यों? ये 200 रुपये की लाइट खरीदने की क्या ज़रूरत हो गई जब 10 रुपये में काम चल ही रहा था। इसलिए कि दोस्तों ये यदि 24 घंटा लाइट जला है, 24 आवर जला है, इसकी बिजली बिल उठेगी मान लो 50 रुपया, और इसकी ये 24 घंटा जलेगा तो इसकी बिजली बिल उठेगी 5 रुपया। तो समय के साथ ये भी जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। यही इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर LED की लाइट भी देखने में अच्छी लगती है, दूधिया कलर की। हालांकि आँख के लिए ये वाला लाइट अच्छा होता था, येलो कलर वाली, लेकिन चूंकि इकोनॉमी भी देखना है, और हम लोग यही तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टडीज कर रहे हैं फॉर रिप्लेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टेक्निकल फैक्टर में सबसे पहला ये देखना है आपको, एक एक फैक्टर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इक्विपमेंट जो है, जो हमारा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्निकली जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है, तो क्या हम अपने एग्जिस्टिंग मशीन में चेंज कुछ कर सकते हैं? यदि उसमें चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट की डिमांड को मीट कर रहा है कि नहीं, वेदर इट इज मीटिंग द प्रोडक्ट डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रही है,
पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का। पहले खेतों में, आपके गांव में, शहर में, जहां भी खेती होती है आजू बाजू, आप देखेंगे पहले हम लोग केमिकल्स नहीं डालते थे। हर घर में गौ माता होती थी और वही गोबर डाल करके बिल्कुल ऑर्गेनिक फसल उगाते थे और सभी लोग खाते भी थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या हुआ, अन्न का डिमांड बढ़ गया। अब हमें खाने वाले ज़्यादा लोग हो गए, अब ज़्यादा अन्न चाहिए और उस ऑर्गेनिक से आप ज़्यादा अन्न नहीं उगा पाते हैं, तो क्या कर दिया आप, केमिकल। क्योंकि ज़मीन तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं ना, लैंड एरिया तो फिक्स है, भारत की क्षेत्रफल तो है फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो ये आप बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो बढ़ा सकते हैं और बढ़ते ही जा रहा है। मुफ्त माल दिले बेरहम, सरकार ने रिजर्वेशन और अनेकानेक सुविधाएं इतनी दे दी है कि लोग पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का नौकरी मिल रहा है, फ्री का शिक्षा मिल रहा है, तो फ्री का पॉपुलेशन भी मिल रहा है, ले लो। फिर ये केमिकल से खाद्यान्न उगाए जाते हैं, फिर फ्री में बीमारी भी ले लो। इसीलिए तो आज समय के साथ देखेंगे कि पहले एक आध जिला में कहीं हॉस्पिटल होता था, आजकल हर गांव, हर शहर, हर जगह, गली मोहल्ले, हर जगह हॉस्पिटल और डॉक्टर की जो है तादाद भरी पड़ी है। फिर गवर्नमेंट को लाना पड़ता है आयुष्मान योजना। तो कुल मिलाकर ये कहानी वहीं की वहीं है। तो डिमांड यदि बढ़ गई तो आपको मशीन चेंज करना पड़ेगा। फिर मशीन में समय के साथ वियर एंड टियर, टूट फूट होते रहता है, तो उसके चलते भी जो है आपका आउटपुट, इसके चलते क्या होता है, आपका आउटपुट जो है कम हो जाता है, क्वालिटी जो है खराब होने लगती है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है क्या हो जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। सबसे बड़ी चीज एक आती है सेफ्टी। मशीन जितना पुराना होते जाता है उसकी सेफ्टी, क्योंकि आजकल जो नई मशीनें आती हैं उसमें सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और सेफ्टी का ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरत हो गया है कि पहले क्या होता था कि लोगों की जान की कीमत उतनी नहीं थी, लेकिन अभी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। इतने रूल्स रेगुलेशन और इतने हैं, और होना भी चाहिए मेरे समझ से। सेफ्टी प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है। पहले के मशीनों में सेफ्टी प्रिकॉशन उतना ज़्यादा, अलार्म नहीं होते थे, कहीं आग लग गया तो पता ही नहीं चलता था। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर आ गए हैं, इसलिए पुराने मशीन को जो है रिप्लेस करना पड़ता है। फिर अभी और पहले के समय में देखेंगे, कोई भी आप मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो सरफेस फिनिश माने लुक कलर, एपियरेंस, ये बहुत आजकल मायने रखता है। मतलब पैकेजिंग बहुत देखने में जो है बहुत मस्त होना चाहिए था, अंदर क्या है ये कोई नहीं देखता है। पुराने ज़माने के आज से 15 साल 20 साल पहले तक किसी बच्चे की शादी होती थी ना, तो माँ बाप ही सब कुछ डिसाइड करते थे। हम लोगों ने तो देखा भी है प्रत्यक्ष कि माँ बाप जो डिसाइड कर दिए वही सर्वोपरि, अपना दिमाग अपन नहीं चलाया करते थे, नहीं चलाने का मौका मिला। लेकिन आजकल देखते होंगे कि दोनों, आजकल माँ बाप से कोई मतलब नहीं रह गया है लोगों को। तो शादी होती है तो बच्चे और बच्ची दोनों आपस में मिल लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, एक दूसरे की सुंदरता देख लेते हैं। तो क्या देखा आपने, लुक देखा, कलर देखा, एपियरेंस देखा, ब्रेन के अंदर उसकी क्या चल रही है, उसकी मानसिकता कैसी है, ये आप नहीं देख पाते हो, आप जो है नहीं देख पाते हो। और एक दूसरे की सुंदरता देख करके आपस में आप प्यार कर बैठते हो, फिर शादी कर बैठते हो, फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इसका स्वभाव तो ही गड़बड़ है, हमसे ट्यूनिंग ही नहीं जम रही है। फिर क्या, जो थी कभी सूरजमुखी चंद्रमुखी, वही बोलती है चढ़ दे कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। कहने का मतलब क्या है कि लोग आजकल कस्टमर जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसके कारण भी आपको मशीन को जो है समय के साथ चेंज करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा चीज़ कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे मशीन हैं जिससे
आउटपुट जो है प्रोडक्ट के साथ साथ जो है कुछ वेस्ट भी निकलते हैं। अब वेस्ट जो है इन्वायरमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो भी देखना है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया किसी कार का ही, ये कार जैसे ही 15 ईयर्स हुआ तो दिल्ली में आप नहीं चला सकते हो। क्यों? कि समय के साथ जो है इसके जो फ्यूल्स हैं वो अनबर्न्ट रह जाते हैं और खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करते हैं, इसीलिए ये परमिसिबल नहीं होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी है कि वो मशीन जो है समय के साथ जो है ऐसा तो नहीं कि पॉल्यूशन फैला रहा है, काम कम और पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है, नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारे कंडीशंस भी आपको देखना पड़ेगा। फिर पुराने मशीन पे जो नए वर्कर्स होते हैं उनको काम करने में जो है इजीनेस फील नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर नॉइज वाइब्रेशन का हमने बता दिया। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि समय के साथ कोई भी मशीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ज़्यादा मांगने लगती है, रिपेयर्स ज़्यादा मांगने लगती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक कार हुआ करता था मेरे पास वैगन आर। अब ये कार तो शुरू में बहुत अच्छा चला, लेकिन एक समय के साथ जो है ये हमेशा मेंटेनेंस और रिपेयर कुछ ना कुछ इसमें होते ही रहता था। तो हर महीने कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 35,000 खर्चा करने से अच्छा लगा कि ये कार को क्या कर लिया जाए, अब चेंज कर लिया जाए। तो हमने एक्सचेंज करके दूसरी कार ले ली। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब से ही आप नए कार लिए तो नया कार को आप कितना भी कैसे भी चलाएंगे तो 5 साल तक तो कहीं कुछ नहीं होना, एकदम मस्त चलेगा। और यदि ठीक ठाक चलाते हैं तो 10 साल तक मस्त चलेगा। तो 10 साल तक तो आप निश्चिंत हैं। और 10 साल के बाद फिर जब मेंटेनेंस और रिपेयर मांगने लगता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक डर भी लगा रहता है कि हम कोई लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, कब खराब हो जाए पता नहीं। तो दीज आर दी टेक्निकल फैक्टर्स। क्या है? टेक्निकल फैक्टर्स। अब दूसरा आते हैं कौन सा? फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब सबसे जो इसमें लास्ट था मेंटेनेंस एंड रिपेयर, वही चीज़ यहाँ फाइनेंशियल फैक्टर में सबसे पहला हो गया कि मेंटेनेंस और रिपेयर में जैसे कॉस्ट बढ़ने लगेगा तो आदमी सोचता है कि इतना खर्च करने के बजाय जो है रिपेयर में खर्च करने के बजाय हम क्यों ना रिप्लेस कर लें। तो क्या होता है, मशीन हम लोग नए मशीन से रिप्लेस कर लेते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी, पुरानी जो मशीन है उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती है। प्रोडक्टिविटी नहीं देने के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नए मशीन ले लेते हैं। तीसरा चीज़ है कि यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट जो है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कॉस्ट, और इसमें निकालते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई मशीन आपने 20 करोड़ रुपया में खरीदा और समय के साथ अब धीरे धीरे आउटडेटेड भी हो रहा है और 20 करोड़ की जगह आपने 40 करोड़ कमा लिया है इस मशीन से, तो होता है कि चलो यार अब इसको चेंज ही कर दें। फिर नए मशीन जो आते हैं आजकल वो कॉम्पैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं। साइज जो है कम से कम यूज करता है, जगह कम से कम लेता है, इसीलिए जो है कॉम्पैक्ट और रिजिड मशीन हमेशा बेनिफिशियल होता है। तीसरा जो है सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू होता है ये चीज़ कि कोई मशीन आप यूज करने के बाद जैसे कोई कार खरीदे, अब 5 साल तक आप बेचेंगे ना तो उस कार का लगभग आपको 50% तक में तो बिक ही जाएगा। यही 7 साल के बाद जाएंगे ना आप तो आपकी कीमत जो है मुश्किल से 30% रह जाएगी, और यही 15 साल चले गए तो इसकी कीमत जो है 10% से ज़्यादा नहीं मिल पाती है। 10% भी मिल जाए तो बहुत है, और 15 साल के बाद यदि आप बेचते हैं ना तो वो लगभग मानकर चलिए स्क्रैप में ही जाता है। तो आदमी सोचता है कि समय रहते जो है इसको रिप्लेस कर लो, अदरवाइज एक समय के बाद वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है स्क्रैप में चले जाए या वेस्ट हो जाए उसके पहले जो है
हम क्या करना चाहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, जब मशीन ब्रेक डाउन होता है या डाउन टाइम होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका प्रोडक्शन रुक गया। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं रुक गया, बल्कि जितने वर्कर्स हैं उस मशीन पे काम कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर के लिए बेरोजगार हो गए। क्या करेंगे वो, तो कंपनी को लॉस उठाना पड़ता है। इस लॉस से बचने के लिए जो है नया मशीन भी जरूरी हो जाता है। फिर लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसका टेस्ट, मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहा है, या कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, या डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, वो तो है ही है। दूसरा, आदमी नया टेस्ट चाहता है हमेशा। एक ही खाना रोज आदमी नहीं खाता है, थोड़ा सा चेंज चाहता है। तो चेंज कहाँ से आएगा, जब तक मशीन नहीं चेंज करेंगे तब तो कैसे, तो मशीन हो। और सिर्फ मशीन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मशीन हो, कोई इक्विपमेंट हो, या प्रोसेस हो, या टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है। नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हो तो टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करते आना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल फैक्टर के बाद एक लास्ट फैक्टर है आपका टेंजिबल फैक्टर। लास्ट के 5 मिनट में इसको भी समझ लीजिए, क्या है टेंजिबल मेथ, टेंजिबल फैक्टर्स। अब ये छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो न कि आपके फाइनेंशियल में है और न कि टेक्निकल फैक्टर में है। इसको हम लोग टेंजिबल फैक्टर्स में जो है यूज करते हैं। जैसे सोशियोलॉजिकल फैक्टर है पहला, जैसे सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजी मतलब साइकोलॉजी। सोसाइटी में उस मशीन का प्रोडक्ट लोग यूज करना छोड़ देते हैं क्योंकि नए मशीन का प्रोडक्ट आ गया। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जैसे येलो लाइट जो है आप यूज करते थे ना, पहले येलो लाइट यूज करते थे, लेकिन अब एलईडी लाइट आ गया, तो एलईडी लाइट ही सब खरीद रहा। अब इसका प्रोडक्शन क्या कीजिएगा, जिस मशीन से ये बनता तो मशीन का क्या होगा, तो अल्टीमेटली तो चेंज होना पड़ेगा ना सोसाइटी के हिसाब से। आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत सस्ता दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या मतलब है। फिर दूसरा एक होता है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अनसेफ वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है कि जो नई मशीनें आई उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी के बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वर्कर उस पर कम पैसा में भी काम करना चाहेगा क्योंकि भाई वो सेफ है वहां पे। अनसेफ यदि है तो जल्दी कोई काम नहीं करना चाहता है क्योंकि जान सबको प्यारी है। पैसा प्यारी है लेकिन पैसा से ज्यादा प्यारी, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट डिजाइन चेंजेज आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए डिजाइन के मशीन आ रहे हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो शायद हम लोग कवर नहीं कर पाए हों, और उस मशीन से जो है फ्यूम्स निकलते हों, स्मोक निकलते हों, तो ये सारे कंडीशंस जो है कंपनी कई बार बोलती है कि भाई इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। एक और आता है, कई बार ऑफर आता है एक्सचेंज का, एक्सचेंज ऑफर। कौन सा, एक्सचेंज ऑफर, कि भाई दिवाली के टाइम पे आप अपना एग्जिस्टिंग मोबाइल बदलते हैं तो एग्जिस्टिंग मोबाइल की कीमत भले मार्केट में 1500 हो, लेकिन ऑफर के तहत हो सकता है कि 2500 दे दे। आदमी सोचता है कि चलो ऑफर चल रहा है तो इसको रिप्लेस कर लो। तो फॉर द साउंड इकोनॉमिक कंपैरिजन जितना भी फैक्टर हम लोग पढ़े, इसमें देखना है हमें कि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मशीन से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं, या नए मशीन जब खरीदेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं। फिर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास निकल कर के आएंगे कि ये कर लें कि वो कर लें, वो कर लें या ये कर लें, ऐसे कर लें कि वैसे कर लें, अब करें कि तब करें, कब करें। तो ये सारी चीज़ें जो है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशन रिसर्च के बहुत सारे मॉडल्स हैं, फैक्टर्स हैं जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लें कि इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो हमें कंपनी में कोई नई मशीन खरीदने के लिए कब जो है सोचना चाहिए,
और कब रिप्लेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बड़े ही बारीकी से हम लोगों ने चर्चा किया है। और उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम जो है किसी भी मशीन को या इक्विपमेंट को क्यों रिप्लेस करते हैं। तो ये सारे हमने लॉजिक बताए, रीजन बताए, वर्किंग कंडीशन, इकोनॉमी, ये सब बताए। इसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स बताए आपको कि जो है कैसे रिप्लेसमेंट में टेक्निकल, फाइनेंशियल और टेंजिबल फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये हमने वन बाय वन करके बहुत डिटेल में बताया आपको। और जो है फाइनेंशियल फैक्टर, और फाइनेंशियल फैक्टर के साथ ही जो है हमने आपको बताए टेंजिबल फैक्टर्स। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वह होगा हमारा इसी से जुड़ा हुआ मेथड्स यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट अल्टरनेटिव्स। तो मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं उसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। आज यहीं तक। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इन वीडियोज को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। और सब्सक्राइब करने की तो ज़रूरत बोलने की है नहीं, ये आप कर चुके होंगे। इतनी समझदारी तो हर इंसान के अंदर होती है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।